नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज चीन के प्रपंच पर हम बात करेंगे। भारत के पड़ोस में चीन की गतिविधियां और प्रभाव तेजी से बढ़ा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत को सीमित रखना और इनके कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में उसे उलझाए रखना है। ये बात यहां आयोजित एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत दस्तावेजों में सामने आई है। हाल ही में संपन्न पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में प्रस्तुत दस्तावेजों में कहा गया कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया में विकास के नाम पर बतौर ऋण बड़े पैमाने पर धन देकर चीन हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कम करना चाहता है और उसे बीजिंग की शर्तों पर द्विपक्षीय मुद्दों पर समाधान के लिए बाध्य करना चाहता है। पाक श्रीलंका के जरिए भारत को उलझाए रखने की साजिश रच रहा है। भारत का पारंपरिक दोस्त नेपाल को भी आर्थिक मदद देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है चीन, यानी एक तरफ पाक से और दूसरी तरफ नेपाल से। आरोप तो यह भी है कि बड़ी साजिश के तहत चीन ने नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को बनवाया। हालांकि चीन की इस चालबाजी से भारत सतर्क हो गया और भारत अपने पड़ोसी देशों की भरपूर मदद कर अपने प्रभाव को कायम रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण श्रीलंका है। श्रीलंका की बर्बादी में चीन का भी बड़ा हाथ रहा और जब यह देश मुश्किल में फंसा तो भारत अपने इस पड़ोसी देश की मदद के लिए आगे आया और अब हालात धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका का दौरा किया था। जयशंकर के दौरे के बाद श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से कर्ज मिलने का रास्ता साफ हो गया था। यह कर्ज देश की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। हालांकि जयशंकर का श्रीलंका जाना चीन को बेचैन कर गया और अब तक मदद के नाम पर आंखें चुराने वाला ड्रैगन बड़ा खेल करने की फिराक में है। चीन को डर है कि अगर श्रीलंका आने वाले दिनों में भारत के करीब आ गया श्रीलंका, तो इस देश में उसकी जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो सब बेकार हो जाएगी। उसकी जो सारी कोशिशें हैं भारत को घेरने की, वो भी बेकार हो जाएंगी। हिंद महासागर में श्रीलंका की स्थिति उसे भारत और चीन दोनों देशों के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद खास बनाती है। ऐसे में जब भारत ने श्रीलंका को यह भरोसा दिलाया कि वो $2.9 अरब वाले बेल आउट पैकेज को IMF से हासिल करने में उसकी मदद करेगा, तो चीन को बड़ा झटका लगा। इसके बाद उसने भी श्रीलंका को बेल आउट पैकेज हासिल करने में मदद देने का भरोसा दिलाया। हालांकि ड्रैगन ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन एक तरह से यह तय माना जा रहा है कि वो ये कदम जरूर उठाएगा। उधर चीन से मुकाबले के लिए भारत अपना रक्षा बजट भी बढ़ा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के रक्षा बजट में भारत करीब 50,000 करोड़ तक की बढ़ोतरी कर सकता है, यानी भारत अपने रक्षा बजट में करीब 10% तक बढ़ोतरी कर सकता है। हालांकि पैसे के इंतजाम के लिए कई चुनौतियों का भी सामना भारत को करना पड़ सकता है। और चीन के जो पैतरे हैं, चीन की जो कलाकारियां हैं, कारगुजारियां हैं, उससे तो हर देश वाकिफ है। एक वक्त था जब श्रीलंका की चूंकि हमने बात की तो श्रीलंका में कहा जा रहा था, श्रीलंका ने कहा था कि हम भारत के साथ कैसे रिश्ते होंगे ये हम तय करेंगे, सोचेंगे। लेकिन जैसे ही आर्थिक हालात बिगड़े, श्रीलंका के सुर बदल गए भारत को लेकर कि हम दोस्ताना रवैया अपनाएंगे। जैसे ही दोस्ताना रवैये की बात आई, एस जयशंकर की मुलाकात हुई, सारी चीजें बदलती चली गई। अब चीन इस बात से घबरा रहा है कि आखिर भारत को कैसे बैकफुट पर लाया जाए। कोशिशें लगातार जारी हैं, अब देखना है कि क्या करता है। इसी बात को लेकर हमारी चर्चा है। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। दीपक बोरा पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का। दीपक जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। ये चीन का जो प्रपंच चल रहा है भारत को लेकर, क्या काट है कोई हमारे पास? आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का, आपसे सीखने का, कर्नल साहब से सीखने का। यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स इन द कंट्री। बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बातचीत करता हूँ। आभार सर आपका। आपने अभी जिक्र किया है क्या काट रहे हैं हमारे पास। इतिहास का सबक एक बड़ा मजेदार सबक है, कर्नल साहब आपको बताएंगे। इतिहास का सबक यह है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है जी। सोवियत संघ जब टूटा था 1991 में, तो उसके सबसे जानी दुश्मन कौन बने थे? वही जो पूर्वी पहले वॉर्सो पैक्ट के मेंबर होते थे, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। अमेरिका ने लैटिन अमेरिका में दबा के पैसा लगाया, दबा के उंगल देने की कोशिश की और आज पूरे कॉन्टिनेंट में आप सुनेंगे, लैटिन अमेरिका की बात कर रहा हूँ, साउथ अमेरिका, यांकी गो होम, अमेरिका भागो यहाँ से।
फ्रांस ने सोचा कि मैं वेस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बनाऊंगा डीकोलोनाइजेशन के बाद, और आज उसको वहां हर जगह गाली पड़ती है उस एरिया में। अभी बुर्किना फासो ने कहा भाग जाओ यहां से, माली ने पहले किया था, मॉरिटानिया ने। यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, ईस्ट अफ्रीका में वो कदम नहीं रख सकता, वहां के लोग पत्थर फेंकते हैं। चाइना वही गलती कर रहा है सर। उसका बदमाशी और रुलाने वाला, क्या उसको क्या कहते हैं, बदमाशी एंड रुलाने वाला बी, जो भी है, BRI, वो बुरी तरह से बैकफायर कर रहा है। आप लोग कहते हैं जी वो ये कोशिश कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है भारत को घेरने की, और टाइगर चाइना को बड़ी आसानी से हम पढ़ सकते हैं, वो खुली हुई किताब है, नई चीज उसके पास कोई नहीं है। क्या होगा जब उसके प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे जी? फिर जो देशों ने पैसे वापस करने हैं वो जूते मारेंगे उसको। सर वो टोटा पोर्ट है, कर्नल साहब को नाम उसका पता होगा, मैं भूल जाता हूँ, एक श्रीलंका में कोई टोटा पोटा बनाया था उसने। क्यों बनाया? इतना बड़ा कोलंबो पोर्ट साथ में है, दूसरी तरफ ट्रिनकोनोमेली है, उसकी क्या जरूरत थी? यही चीजें फंसती हैं, ये करप्ट लीडरशिप को पकड़ के ऐसे प्रोजेक्ट उनके ऊपर थोप देते हैं जिसके पैसे वापस करने पड़ते हैं। सर मेरी आपसे गुजारिश है, करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देखते हैं, परेशान मत होइए, घबराइए मत। पोकर एक खेल है, हम बड़ा स्ट्रेट फेस रखते हैं, चाइना को खेलना नहीं आता, वो सारे अपने कार्ड एक्सपोज करके फिर करेगा। नेपाल को में ज्यादा पॉपुलर नहीं है सर, मैं जनता की बात कर रहा हूँ, सरकार की। बांग्लादेश तो बात नहीं करता, पाकिस्तान की जनता आप तो जानते हैं वो गदर पोर्ट में क्या हो रहा है, बलूची लाखों की तादाद में उतर आए और चीनियों को ठोक रहे हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमें डर नहीं है, ना हमें परेशान होना है। चीन सर एक बात तो वोरा जी हम ये कहना जरूर चाहेंगे थोड़ा सा कि आप जैसे बुद्धिजीवी जब तक हैं भारत के साथ और हमारी सेना है, तब तक हमें वैसे भी डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। हाँ, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारी जो अपनी रणनीतियां क्या है, क्योंकि जब बात आती है फिर इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के पास जाएंगे, बात ये आती है कि भारत चूंकि अब अपना मार्केट तलाश कर रहा है, ऐसे में हमें दोनों स्तर पर अपनी सुरक्षा को लेकर भी ध्यान रखना है कि हमारी सीमाओं पर क्या चल रहा है, उससे भी निपटना है, और हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो हमारे देश है जिनके साथ हमारे पड़ोसी देश है जिनके साथ भारत की अच्छी बनती है, उन पर भी अपना चाइना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहा है, चाहे गुस्से में, चाहे दबाव के जरिए, कैसे भी। तो ये चुनौतियों से हम कैसे निपटेंगे? हमने निपटने की जरूरत नहीं है। चीन अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है, उसको मालूम नहीं है कैसे डील करना है छोटे देशों के साथ। सर चीनी कंपनियां जो वहां गई, छोटा सा उदाहरण जैसे मुझे 1 मिनट और दे दीजिएगा, वो कहते हैं हम 2% ब्याज लेंगे, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्रोजेक्ट कौन बनाएगा? चीनी कंपनी बनाएगी। 80 रुपए का प्रोजेक्ट वो 100 रुपए में बनाएंगे, 22%। ये हो गया 22% ऑन 80 रुपीज। आप अनुमान लगा लीजिए, 27% इंटरेस्ट लेते हैं। और हर प्रोजेक्ट, मैं बड़े हल्के से कह रहा हूं, आज तक जितने ये BRI प्रोजेक्ट हुए हैं उनमें से कोई भी समय पर कंप्लीट नहीं किया था। कॉस्ट ओवररन, हम लोग पैसा बनाते हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, खास सिर्फ इन देशों को बताना है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको हमारी मदद चाहिए, आपको हमारी तकनीकी असिस्टेंस चाहिए, वो हम देंगे। सर हम लोग मजाक करते हैं कर्नल साहब, तब हम बात करते हैं भारत के विश्व गुरु होने की और वासुदेव कुटुंबकम। कर्नल साहब जब आपके बच्चे बीमार होते थे, आपकी पत्नी भगवान से भिड़ जाती है। जब आपके कजन ब्रदर्स या कजन सिस्टर्स बीमार होते थे, आप लोग सब कुछ करते थे, क्योंकि सारी दुनिया एक परिवार है, वही हम करेंगे, पूरी दुनिया इसे समझिए। सर मेरी आपसे ये अश्योरेंस है, आपकी विदेश नीति, यू हैव द बेस्ट फॉरेन सर्विस मानव इतिहास में आज है, बेस्ट मिलिट्री मानव इतिहास में आज है, और बेस्ट जर्नलिज्म मानव इतिहास में हमारे साथ आज है। आपको डरने की जरूरत नहीं। आभार आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जयेश सोढ़ी साहब, सुरक्षा के लिहाज से चूंकि ये कहा जाता है कि अब जो आने वाला युग है वो तो आधुनिकता के तौर पर लड़ा जाएगा, सेना की अपनी कार्रवाई जो है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी आधुनिक चीजों की होगी, जो इक्विपमेंट हम लेकर आएंगे। हम क्या इतना मजबूत हो चुके हैं, या हमें अभी और कितना मजबूत होने की जरूरत है कि हम जो है चाइना को बैकफुट पर ले जा सकें? जय हिंद रविंद्र जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1962 में जब भारत चीन से हारा था तो वो भारतीय सेना की हार नहीं थी, वो राजनीतिक हार थी, क्योंकि भारतीय सेना को ना तो राजनीतिक सपोर्ट मिला, ना उनको वो हथियार मिले जो कि एक आधुनिक सेना को मिलने चाहिए थे। यहां तक कि हमारी वायुसेना तैयार थी चीन में अटैक करने के लिए, लेकिन हमारे राजनेताओं ने तब भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब वो परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब वो भारत 1962 का भारत नहीं है, अब ये भारत 2023 का भारत है।
आज के भारत में हमारे पास एक मजबूत फौज है, हमारे पास एक मजबूत पॉलिटिकल लीडरशिप है, और हमारे पास आज हर नागरिक जागरूक है जो कि जानता है कि हमारे दुश्मन देश कौन है। और खासकर जैसे अभी एम्बेसडर दीपक वोरा साहब ने सही बताया, हमारे पास दुनिया की बेस्ट जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट है, न्यूज चैनल हैं जो कि मुद्दों को मेन स्ट्रीम में लाते हैं, डिस्कशन करते हैं, ताकि सारे देशवासी देखते हैं कि हकीकत क्या है। तो आज के दौर में अगर चीन भारत पे आक्रमण करने की कोशिश करता है तो उसे मुंह तोड़ और करारा जवाब दिया जाएगा, और इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास एक स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप है जो कि हर जो डिसीजन लेती है भारत के हित के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए लेती है, जो कि हमने देखा कई बारी पिछले कुछ सालों में, खास करके इस रूस यूक्रेन युद्ध में, जब अमेरिका और पश्चिमी देशों ने हम पे काफी प्रेशर डाला, लेकिन भारत ने वही किया जो भारत के हित के लिए अच्छा था। दूसरी, हमारी जो सेना है उसमें काफी डेवलपमेंट हो चुका है, आज भारतीय सेना के पास कई आधुनिक हथियार हैं। और तीसरा सबसे जो अहम है वो है आत्मनिर्भर भारत। रविंद्र जी, जब मैं दिसंबर 1991 में कमीशन होकर इंडियन आर्मी में ऑफिसर बना और मैं अपनी रेजिमेंट में गया, तब मैंने देखा जितने भी हथियार थे सारे विदेशी हथियार थे। मेरे मन में कई बार ख्याल आता था हमारे पास अपने देश में बने हुए हथियार क्यों नहीं है। 8 साल पहले जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, और इतना सफल हुआ कि आज भारत अपने लिए नहीं हथियार बनाता, दुनिया के लिए हथियार बनाता है, और दुनिया की टॉप 23 देशों में हथियार एक्सपोर्ट करने के लिए। अब ये जो हथियार हम अपने लिए बना रहे हैं, इससे सबसे बड़ा जो फायदा हमारे मुल्क के लिए ये है कि लड़ाई के वक्त हमें कोई विदेशी देश के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। हमारे पास चाहे हथियार हो, चाहे हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जो हमने देखा सितंबर के महीने पिछले साल आईएनएस विक्रांत कमीशन हुआ, चाहे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो प्रचंड। लेकिन सोनी साहब, अगर हम आज भी ये कहते हैं कि हम राफेल लेकर आ रहे हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हम अगर शांतिपूर्वक कूटनीतिक के साथ आगे जाते हैं, या हम अभी तो किसी कहीं ना कहीं कुछ चीजों पर दूसरे देशों पर ही निर्भर हैं। हम ये मानते हैं कि बहुत सारी चीजें आज मेड इन इंडिया है, लेकिन आज भी चाइना की वही पॉलिसी जारी है कि एलएसी पे कोई ना कोई निर्माण उसका जारी रहता है और हम उस पर कुछ नहीं कर पाते हैं। इन चीजों से हम कैसे निपटेंगे? रविंद्र जी, तकरीबन हर साल चीन भारत के एलएसी पे, बॉर्डर पे 500 से 600 छोटे इंकर्जन करने की कोशिश करता है, और भारतीय सेना हर इंकर्जन का एक मुंह तोड़ जवाब देती है। लेकिन मीडिया में बहुत कम ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कि 8 दिसंबर 9 दिसंबर की तवांग की आई थी या गलवान की आई थी। तो जहां तक भारतीय सेना का सवाल है, वो कभी भी चीन के इन मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। अब चीन क्यों ऐसे करता है, इसमें हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। 1949 में चीन के जो नेता थे माओ से तुंग, उन्होंने कहा था कि हथेली और 5 उंगलियां, ये इलाकों को चीन ने वापस लेना है। हथेली का मतलब था तिब्बत, और 5 उंगलियां वो थी लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका क्या हुआ कि 2 साल बाद 1951 में चीन ने तिब्बत पे आक्रमण करके तिब्बत को अपने देश में शामिल कर लिया। तब से लेके अब तक वो इन 5 उंगलियों के ऊपर किसी तरह कोशिश करता है कि मैं आस्ता आस्ता सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटेजी के तहत आस्ता आस्ता जमीन अपने देश में निगलता हूं। लेकिन भारतीय सेना, वायु सेना, नौसेना पूरी सतर्क है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा रविंद्र जी, ये जो चीन के जो मंसूबे हैं वो सिर्फ हमारे लैंड बॉर्डर पे नहीं है। चीन भारत को समुद्री रास्ते से भी घेरना चाहता है, सिंह ऑफ पर्ल्स के तहत। भारत के 7 पड़ोसी मुल्क हैं, जिसमें से एक चीन है। बाकी के जो 6 पड़ोसी मुल्क हैं, उसमें से 3 पर चीन ने पूरा कब्जा कर लिया है, नेपाल पे, पाकिस्तान पे, श्रीलंका पे। 2 जो मुल्क हैं, म्यांमार और बांग्लादेश, उसमें भी काफी उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। तो भारत को ये हर तरफ से, चाहे जमीनी रास्ते से, चाहे समुद्री रास्ते से घेरने की ये जो साजिश है चीन की, वो अभी जैसे आपने ओपनिंग ग्राफिक्स में सही बताया, अभी जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो पेपर पेश हुआ वो बिल्कुल सही है, क्योंकि चीन के मंसूबे हैं, लेकिन हमेशा की तरह भारत इन मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देगा। और ये समझना चाहेंगे चीन को असल में खतरा है कहां पर, क्योंकि 5 अर्थव्यवस्थाओं में वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो भारत अपनी साख बना रहा है। आज पहले भारत कहा जाता था कि एक मार्केट के रूप में दुनिया के लिए है, आज भारत को अपना मार्केट खुद तलाशना पड़ रहा है। तो ये 2 चीजों से चीन डर रहा है, या उसको लग रहा है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती, करीबियत और बढ़ रही है रशिया के साथ साथ, इसलिए वो डर बना हुआ है?
इसका मैं स्पष्ट रूप से आपको जवाब देता हूं। मुझे 50 साल हो गए हैं डिप्लोमेसी में एंड काउंटिंग। चीन में 4 चीजें हो रही हैं, वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। पहले सर उसकी जो जीरो कोविड पॉलिसी थी उसने चीन को बर्बाद कर दिया। अभी उन्हीं की सरकार कह रही है कि हमारे देश के 80% जो नागरिक हैं वो कोविड से पीड़ित हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो टिंगलिंग पिंगलिंग जो भी उसका वहां का लीडर है वो कह रही है। ये पहली चीज है कि उसकी जो पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल बेवकूफ है और सर किसी में हिम्मत नहीं है कि जाके टिंग पिंग से कहे कि टाइगर ये क्या कर रहा है। दूसरी चीज, उसकी इकोनॉमी बिल्कुल टैंक कर गई। प्रॉपर्टी सेक्टर का तो आप जानते हैं क्या हो रहा है सर, आप ये भी जानते हैं उसके फाइनेंशियल सेक्टर में कितनी दिक्कतें हुई हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये दूसरी चीज है, पैसा खत्म हो रहा है। तीसरी सर, ये 1 चाइल्ड पॉलिसी ने, और मैं बड़े आराम से ये कहूंगा, ये 1 चाइल्ड पॉलिसी ने बर्बाद कर दिया है उस देश की डेमोग्राफिक्स को। आज 25 साल की उम्र का जो भी चीनी है, ना उसका भाई है, ना बहन है, ना कजन है, ना ब्रदर है, ना कजन सिस्टर है, ना अंकल है, ना आंटी है, कुछ नहीं है सर। ये कैसे चलेगा? ये लोग फौज में नहीं जाना चाहते। और चौथी और आखिरी चीज ये है सर, आज पूरी दुनिया में ये देख चुकी है कि चीन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सर मैं अपनी बीन नहीं बजाना चाहता, लेकिन हमारी जो मोटो है मुंडका उपनिषद क्या है सर, वो है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। और चीन का नेशनल मोटो क्या है? चीन का नेशनल मोटो ये है कि हमेशा झूठ पे भरोसा करो। तो ये चीजें आज हम देख रहे हैं, ये 4 जो परेशानियां हैं सर, मेरा ये विश्वास है हम सतर्क रहेंगे। हमारे पास कर्नल साहब जैसे, कर्नल सोटी साहब जैसे जांबाज सिपाही हैं, हम सतर्क रहेंगे सीमा पर। हमारे पास आउटस्टैंडिंग डिप्लोमेट्स हैं, एस जयशंकर साहब की तरह। चीन के किसी भी मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने। अगर अमेरिका मेरे पास आ जा रहा है सर, क्या उसको अमृतसर के छोले अच्छे लगते हैं? लेकिन वो जानता है कि एक ही देश है एशिया में जो चीन से टक्कर ले सकता है। 1979 में वियतनाम ने उसको 2-4 टाइट तमाचे मारे थे चीन को, अब से वो खामोश है। हमने अब जो तमाचे मारे, लेकिन अमेरिका की वोरा साहब एक पॉलिसी तो फेल हो गई थी। पहले तो वो पाकिस्तान को शरण देखा था, लेकिन पाकिस्तान तो अब चाइना के साथ चला गया। किसने बोला आपको पाकिस्तान चाइना के साथ चला गया? पाकिस्तान की कुछ सरकार थी, करप्ट लोग, वो चले गए। आपका क्या ख्याल है? ये बलूचिस्तान में जो हो रहा है, ग्वादर पोर्ट में जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, जो लड़कियां अपने आप को ब्लो अप कर देती हैं, चीनियों को मार देते हैं, वो क्या दिखा रहे हैं कि चीन से उनको बहुत प्रेम है? हमें वो कहते हैं सर, मुझे कुछ कहने में संकोच नहीं है। हम लोग जब बातचीत करते हैं पाकिस्तानी दोस्तों से विदेशों में, यहाँ नहीं, वो हमसे कहते हैं भाई टाइगर किसी तरह से चीन से हमें बचा। ये इतनी बुरी तरह से फंसा जा रहा है कि उसको बाहर निकलने का तरीका भी एक ही है, और वो है भारत। सर 1 मिनट और दीजिएगा। कर्नल सोडी साहब, आपने भी मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नजीब रजाक की का नाम सुना है। वो पहले टैंगो नाच रहा था टिंग टोंग के साथ, उसके बाद $7 बिलियन की बेईमानी की नजीब रजाक ने, फिर वो चीन दौड़ा गया। अरे टाइगर, तुम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हो, $7 बिलियन बढ़ा दो कीमत, वो पैसे मुझे दे दो, मुझे सरकार को लौटाने हैं। और जवाब क्या हुआ? चीन बोला नजीब कौन है भाई? नाम नहीं सुना। मलेशिया का है भाई? नाम नहीं सुना। नजीब साहब को 12 साल मिले हैं सरकारी मेहमान के दौरान, वहां मुफ्त की रोटी मिलती है जेल में उनको। चीन किसी का सक्का नहीं है। क्यों नहीं ये लोग समझ पाते सर? वो अपना सक्का खुद नहीं है। लेकिन वो अपनी नीतियों में तो जा रहा है ना। जैसे नेपाल तक वो ट्रेन लेकर आ रहा है, पीओके में देखिए वो सेना के कैंप का निर्माण कर रहा है, वो हाई स्पीड ट्रेन ले आए, वो 50 एयरपोर्ट बना दे नेपाल में, क्या फर्क पड़ेगा? ट्रेन में कौन आएगा सर? हर रोज वो एक नया पानी का जहाज बनाता। कर्नल सोडी आपको बताएंगे, नेवी एक दिन में नहीं बनती है सर। ये पिंग पोंग ने खुद अपनी नेवी से कहा है, भाई भारतीय नेवी से टक्कर मत लो, इतने जूते मारेंगे तुम्हें पता नहीं। तो ये समझने के हमारे लिए जरूरी है कि उसमें अब दम नहीं है सर। वो सिर्फ वही पुरानी जो लोग डरते थे चीन से, ओ चीन आ गया, चीन आ गया। आज हम कहते हैं, वियतनाम कहता है, बहुत बांग्लादेश ने बाहर निकाल दिया उनको सर। सब कहते हैं आजा टाइगर, देखते हैं तेरी आज क्या है, कितना दम है तेरे बाजू में, बाजू एक कातिल में। आज हमको ये देखना है कितना दम है, आजा मेरे पास। ये हकीकत है आज की सर। ठीक, सोडी साहब आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि तैयारी की बात करती है और जैसे वोरा साहब ने भी आपसे कोई बात कही है कि उसको अगर लेकर हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या लगता है कि हम पूरी तरह से सक्षम हो चुके हैं? हमें किसी की जरूरत नहीं। जहां तक भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना की बात है, हमारे जो एक सोच विचार थी, खासकर जो राजनीतिक सोच विचार थी, उसमें काफी बदलाव आया है। कई दशकों तक हमने अपने नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, क्योंकि हमारे राजनेता सोचते थे कि अगर हम करेंगे तो चीनी अंदर आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल एक गलत सोच धारा थी। लेकिन अब हमने नॉर्थ ईस्ट पे पिछले 1 दशक से
काफी डेवलपमेंट करनी शुरू की और भारत के सेना के हर पोस्ट तकरीबन एक काली सड़क है जो कि काफी मदद करती है, खासकर युद्ध के दौरान जबकि स्टोर्स और एमिनेशन मूव करना होता है और ट्रुप्स मूव करने होते हैं। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा रविंद्र जी, जैसे आप कह रहे थे कि आप सही कह रहे थे कि चीन के पास बहुत आधुनिक हथियार हैं, बहुत बड़ी नौसेना है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हालांकि चीन के पास आधुनिक हथियार हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब जो युद्ध होंगे वो आधुनिक आधार पर होंगे, सेना का इन्वॉल्वमेंट कम रहेगा। इससे पहले वोरा साहब से भी बातचीत हुई थी, शायद वोरा जी आपको याद हो, तो आधुनिक युद्ध की बात हुई थी कि अब ड्रोन विमान जैसी चीजें हैं या गाइडेड मिसाइल है, इस तरह के युद्ध में क्या काम रहेगा। तो हमें भी तो उतना मजबूत होना पड़ेगा ना इस तरह के युद्ध के लिए। सब बूट्स ऑन द ग्राउंड तो रखने पड़ेंगे ना, सिपाही जाके वहाँ टेरिटरी को ऑक्यूपाई करेंगे। वो तो आखिर आप जंग लड़ते क्यों हैं? आपको टेरिटरी चाहिए उसकी, तब आपके लोग जाके वहाँ पर हुकूमत बनाएंगे। इतना बताता हूँ सर, ये ड्रोन से मत डरिए, उनके पास ड्रोन है, मेरे पास ड्रोनाचार्य है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अभी बेंगलुरु से नहीं, वही सोडी साहब से वही मैं पता कर रहा था मैंने कि क्योंकि उसके लिए फिर हमको भी तैयार होना पड़ेगा, हमको भी बजट अपना बढ़ाना पड़ेगा। सोडी साहब, वो तो आपको मालूम है कितना बढ़ रहा है, कर्नल साहब को मालूम है। ठीक, सोडी साहब। रविंद्र जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें इस चीज के बारे में पता है, तभी हमारी सेना में काफी आधुनिकीकरण हो रहा है, चाहे ड्रोन्स आ रहे हैं, चाहे हमारे पास लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, चीन की जो एक सबसे बड़ी खामी रही है कि उन्होंने 1984 से अपने सेना के अंदर डिफेंस रिफॉर्म या रक्षा सुधार किए, जिसकी वजह से जो उनके सैनिकों की क्वालिटी है उसमें काफी गिरावट आई। वो गिरावट इसलिए क्योंकि आज की तारीख में जो चीनी सेना है उसका 1/3 हिस्सा वो सैनिक है जो सिर्फ 3 साल के लिए नौकरी करते हैं। दूसरा, चीन ने एक बहुत बड़ा अपना रक्षा सुधार किया, जो चीन की कई एलीट रेजिमेंट्स थी, कॉस्ट कटिंग के चक्कर में उन रेजिमेंट्स को डिसबैंड कर दिया। उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि जहां पे 1984 यानी कि वोरा साहब जो कह रहे थे कि चीन अपने ही जाल में खुद फंस रहा है, वो बिल्कुल सही बात है और हमें उसको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने लिए खाई खोद चुका है। बिल्कुल। सोडी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया सोडी साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चीन भले ही कितने भी प्रपंच कर ले, वो कहते हैं कि वो दिखावा कितना भी कर ले, लेकिन असल में उसके हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और अब वो देश भी चीन से कतराने लगे हैं जिनको कभी चीन पर भरोसा हुआ करता था। खासकर श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान को भी अब डर सताने लगा है कि भाई चीन से किनारा किया जाए, नहीं तो ये हमको ही बर्बाद कर देगा। तो अजगर की तरह चीन काम कर रहा है और इस नीति से सब कोई अब सतर्क है। तो चीन कितनी भी कोशिशें कर लें कि भारत के पड़ोसी देशों को वो अपने आगोश में ले लेगा या दबाव में लेगा, लेकिन आने वाला समय चीन के लिए खराब है और भारत के लिए एक बेहतर कल तैयार है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।